सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 3 अप्पू के साथ 2.5 साल इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ सत्यजीत रॉय जो कि एक फिल्मकार थे, उनके एक साक्षात्कार का एक अंश है। सर्वप्रथम हम सत्यजीत रॉय के बारे में उनका परिचय जानते हैं। सत्यजीत राय का जन्म सन 1921 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। इनकी प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली बांग्ला भाषा की फिल्म, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति हिंदी में है। इनकी प्रमुख रचनाएं थीं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। इन्हें प्रमुख सम्मान मिले वह है फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर अवार्ड और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें मिला था। इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं, यानी सबसे पहली पंक्ति में हैं। इनके निर्देशन में, इनके डायरेक्शन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला भाषा में 1955 में प्रदर्शित हुई। तो सत्यजीत रॉय के निर्देशन में पहली जो फिल्म थी जिसका नाम था पथेर पांचाली, वह बांग्ला भाषा में 1955 में प्रदर्शित की गई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया और उसी फिल्म ने सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, सम्मान पाने वाला भारतीय निर्देशक, भारतीय डायरेक्टर बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने फिल्म विधा को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। अर्थात सत्यजीत राय ने अपनी कला के माध्यम से न सिर्फ फिल्म विधा को, फिल्म की जो विधा है, फिल्म की जो टेक्निक है, उसी को आगे नहीं बढ़ाया, उसी को समृद्ध नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में, यानी फिल्मों की रचना किस तरह से की जाती है, इसके बारे में निर्देशकों और जो डायरेक्टर्स और जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनके बीच एक समझ विकसित करने का भी उन्होंने योगदान दिया है। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके द्वारा बनाई गई जो ज़्यादातर फिल्में हैं वे साहित्य की जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उन पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंद्योपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। इनके जो पसंद के जो साहित्यकार है उसमें बांग्ला भाषा के जो लेखक हैं विभूति भूषण बंद्योपाध्याय, उनसे लेकर हिंदी के लेखक साहित्यकार प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों की पटकथा, लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया। फिल्मों की जो पटकथा सिनेमा में जो प्रयुक्त कथा और जो संवाद होती है पटकथा कहलाती। तो उस पटकथा का लेखन करने, संगीत का संयोजन करने और निर्देशन, डायरेक्शन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों और जो किशोर वर्ग है उनके लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही श्रेष्ठता के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। इन्होंने जो कहानियाँ लिखी उसमें जासूसी, एक रोमांच उत्पन्न करने का भाव, साथ ही पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का जो सहज सामान्य संसार है उसका उल्लेख भी उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। अप्पू के साथ जो 2.5 साल नामक ये जो संस्मरण है, संस्मरण यादों के आधार पर लिखी गई जो चीज़ होती है वह संस्मरण कहलाती है। तो ये संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। सत्यजीत राय की जो पहली फिल्म है पथेर पांचाली, उस फिल्म का निर्देशन करने में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव के आधार पर इस संस्मरण की रचना की है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है। और पथेर पांचाली फिल्म का जो निर्माण है वह भारत का जो फिल्म इतिहास है उसमें एक बहुत बड़ी घटना के रूप में जाना जाता है।
इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। और इस फिल्म के और इस लेख के माध्यम से, इस संस्मरण के माध्यम से कि फिल्म का सृजन किस तरह से किया गया, फिल्म की रचना किस तरह से की गई और उसका जो व्याकरण है, उसकी जो टेक्निक है, उससे संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। और इतना ही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपनी जो ग्लैमर है, ग्लैमर अर्थात चमक दमक आकर्षण, उससे चुंधियाती हुई, हमें चमकती हुई नजर आती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता यानी साधनों के अभाव के बीच कला दृष्टि यानी जो कलात्मकता है, उसको साकार करने का संघर्ष भी है। यानी व्यक्ति के पास यदि साधन न हो, उसके पश्चात भी वह अपनी कला को किस तरह से पूर्ण करता है, किस तरह से कलात्मक रचना में करता है, उसका संघर्ष भी संस्मरण के माध्यम से प्रस्तुत होता है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। इस पाठ का जो भाषांतर, भाषा परिवर्तित बांग्ला मूल से, यानी बांग्ला में ये पाठ की रचना की गई थी, उससे इसका ट्रांसलेशन, उसका भाषांतर किया गया विलास गीते के द्वारा। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। जो फिल्मकार होता है उसके लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली के समान होती है कि उसका उस पहेली को खोज पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन बनने या न बनने, बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। और उसमें होता कि ये फिल्म बन पाएगी या न बन पाएगी, इस तरह की जो अमूर्त शंकाएं, अस्पष्ट आशंकाएं थी, उससे युक्त फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। और यदि फिल्म पूरी बन जाती है तो एक फिल्मकार का जन्म होता है, एक फिल्मकार का निर्माण होता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत रहता है। जो पहली फिल्म होती है उसकी रचना, उसके निर्माण के दौरान जो हर एक फिल्मकार है उसका अनुभव बहुत ही रोमांचकारी होता है और वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। जिस तरह से बचपन की हमेशा स्मृतियाँ, बचपन की यादें हमेशा हमारे मन में, दिलो दिमाग में छाई रहती है, वैसे ही बताया जा रहा है कि जो फिल्मकार है उसकी पहली फिल्म में जो घटनाएं, जो समस्याएं या जो भी चीज़ें होती उपस्थित होती है, वह उसके जीवन की स्मृतियाँ बन जाती हैं। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं। और यहाँ इस संस्मरण में उन्होंने जो अनुभव किया था सत्यजीत रॉय ने, तो उस अनुभव संसार में दाखिल होना और उस जो बेहतरीन फिल्म है उससे गुजरने से कम नहीं। तो ऐसा जो उन्होंने अनुभव किया था उसको पढ़कर ऐसा हमें प्रतीत होता है मानो हम स्वयं उस फिल्म को देख रहे हो, हम अनुभव कर रहे हो। विद्यार्थियों, अप्पू के साथ 2.5 साल, ये संस्मरण पढ़ने से पूर्व जो पथेर पांचाली फिल्म है उसका एक टीजर आपको मैं दिखाता हूँ।
विद्यार्थियों, आपने पथेर पांचाली का वीडियो देखा। इस वीडियो से आपको ये संस्मरण समझने में और सहायता मिलेगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अप्पू के साथ। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। पथेर पांचाली नामक जो फिल्म है, इसकी शूटिंग का कार्य 2.5 साल तक चला था। और इस 2.5 साल का जो कालखंड है, समय में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। सत्यजीत राय विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। नौकरी के कार्य से जब उन्हें समय मिलता था तब वे शूटिंग भी करते थे। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। सत्यजीत राय के पास में उस समय उचित मात्रा में पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। पैसे खत्म हो जाते और जब फिर से पैसे इकट्ठा होने तक उस शूटिंग को स्थगित रखनी पड़ती थी, पोस्टपोन रखनी पड़ती थी, रोकी रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए एक कलाकार इकट्ठे करने का बड़ा आयोजन हुआ। शूटिंग में का कार्य शुरू करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए जो कलाकार हैं उनको इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए एक 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। विशेष रूप से जो अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का बच्चा नहीं मिल रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। आखिर में लेखक ने अखबार में उस बारे में एक विज्ञापन दिया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। रास बिहारी एवेन्यू की जो बिल्डिंग थी, वहाँ लेखक ने एक कमरा किराए पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। बहुत सारे लड़के आए थे, लेकिन अप्पू का किरदार निभाने के लिए लेखक को जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी लड़का नहीं आया। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला, टिया। उसके साथ उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। तो उसका सच छिपाया नहीं जा सका और उसे सच बोलना पड़ा और उसने कहा अप्पू की भूमिका मिल जाए, इस कारण से मैं अपनी बेटी के बाल कटवा कर ले आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। अखबार में एडवर्टाइजमेंट भी दिया, फिर भी अच्छे तरह से कोई सही लड़का उन्हें नहीं मिल रहा था। इस कारण से लेखक कुछ बेहाल से हो गए। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो लेखक की पत्नी उनसे आकर बोली कि पास वाली जो घर है वहाँ एक लड़का मैंने देखा है, उसे आप बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुधीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। आखिर में उनके पड़ोस में रहने वाला जो लड़का था सुधीर, वह ही पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू बना था। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। फिल्म का जो कार्यक्रम 2.5 साल तक चलेगा, शूटिंग 2.5 साल तक चलेगी, लेखक को अंदाजा नहीं था। इस कारण से जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जैसे जैसे समय बीत रहा था, लेखक कुछ डरने भी लगे थे, क्योंकि अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। अगर बच्चे ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दृश्य दिखाई देगा कि बच्चे इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। लेखक कह रहे हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उस आयु वर्ग में बच्चे जितनी जल्दी बढ़ते हैं उतनी जल्दी दुर्गा और अप्पू की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े थे। इंदिरा ठाकरुन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। उस फिल्म में इंदिरा ठाकरुन की भूमिका निभाने वाली जो 80 साल की महिला थी, चुन्नी बाला देवी,
वह भी 2.5 साल तक काम कर सके, ये भी लेखक के लिए सौभाग्य की बात है। इतना नहीं तो इतनी जो उम्र दराज महिला है वह कार्य कर सके, वह जीवित रह सके, ये भी एक समस्या रहती है। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के गांव गए। पहले ही शुरुआत में गड़बड़ हो गई थी। अप्पू और दुर्गा की को लेकर हम कलकत्ता जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां से 70 मील की दूरी पर पालसिट नाम का एक गांव है, वहां गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था, काश के फूल थे, उससे भरा हुआ एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी को देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी और यह सीन बहुत ही बड़ा था। इस सीन की शूटिंग उन्हें करनी थी, सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, एक दिन में शूटिंग पूरी होना असंभव सा था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था और शूटिंग में पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा था। दुर्गा पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काशफूलों के वन में पहुंचता है और अप्पू काशफूलों के वन में बगीचे में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। सुबह शूटिंग की और शाम तक जो सीन था उसका आधा भाग हमने फिल्मांकन कर लिया, चित्रांकन कर लिया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए थे। डायरेक्टर, छायाकार, जो फोटोग्राफर, छोटे छोटे जो अभिनेता अभिनेत्री, सभी लोग इस क्षेत्र में नवागत थे। नवागत मतलब नए आए हुए थे। इस कारण से हम थोड़े से बौराए हुए, घबराए हुए से भी थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे और अगला सीन जो था वह बाद में फिल्मांकन करने का निर्णय लेकर वे लोग घर पहुंच गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। 7 दिन बाद वह वापस उस जगह शूटिंग करने गए तो वह जगह पहचान ही नहीं पाए थे। लगा ये कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ गए वे सारे काश फूल। लगा कि किस जगह हम आ गए हैं, सारे काश के फूल कहाँ चले गए। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। बीच के जो 7 दिन थे उन 7 दिनों में जानवरों ने सारे जो काश के फूल थे वे खा लिए। अब अगर उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। उसी जगह पर बाकी का जो बचा हुआ आधा सीन था उसकी शूटिंग करते तो पूर्व में बना हुआ जो सीन था उससे उसका मेल नहीं बैठ पा रहा था। उसमें से कंटिन्यूटी नदारत हो जाती। इस कारण से उसमें से जो कंटिन्यूटी थी, निरंतरता थी, वह नदारत गायब हो जाती, दूर हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में की। उस सीन का जो बचा हुआ आधा भाग था उसकी शूटिंग अगले साल शरद ऋतु जब वापस आई तब उन्होंने शूटिंग की थी। जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की, और जब वह मैदान फिर से काश फूलों से भर गया तब शूटिंग फिर से की गई। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए गए। उस समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी लिए गए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। शॉट्स मतलब दृश्यों की शूटिंग करना शॉट्स कहलाता है। तो रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को उन्होंने शूटिंग के लिए काम में लिया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती है ये पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी और जिस स्टेशन से वह रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। उनकी जो डायरेक्शन की जो टीम थी उसमें जो अनिल बाबू थे वह उस स्टेशन पर पहले पहुंच जाते। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते। स्टेशन से निकलती रेलगाड़ी उस समय अनिल बाबू भी जो इंजन का ड्राइवर था उसकी केबिन में चढ़ते, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। तो शूटिंग में एक काला धुआं निकलने का दृश्य था, तो इस कारण से शूटिंग के जगह पास आते ही जो बॉयलर जो होता है इंजन का वह हिस्सा जिसमें कोयले वगैरह डाले जाते हैं वह बॉयलर कहलाता है। तो बॉयलर में कोयले डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। इस कारण से उनकी टीम के एक सदस्य अनिल बाबू पहले ही इंजन के ड्राइवर केबिन में बैठ जाते थे। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा।
सफ़ेद जो काशफूल थे उसके पृष्ठभूमि पर, उसके बैकग्राउंड में अगर काला धुआं नहीं आया तो वह सीन, वह दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया। जब ये सीन आता है फिल्म में तो दर्शक जो होते हैं वे पहचान नहीं पाते कि उस फिल्म में उन्होंने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का प्रयोग किया। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते हैं। यानी वर्तमान समय में जो डीजल से और बिजली से चलने वाले इंजन हैं ट्रेन के, वह यदि उस समय होते तो हम इस तरह का सीन, इस तरह का दृश्य हम चित्रित नहीं कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। पैसे की कमी के कारण बहुत दिनों तक उन्हें अलग अलग जो समस्या थी उससे संघर्ष करना पड़ा, जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, लेखक इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक कुत्ते का उल्लेख है। जो मूल उपन्यास है इसका लिखा गया, जिस उपन्यास पर ये लेखक फिल्म बना रहे थे, तो उस उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। भूलो नाम का जो पालतू कुत्ता था उसका उल्लेख किया गया है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। गांव का एक कुत्ता उन्होंने काम में लिया और वह भी कुत्ता उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अपू की माँ सरोजया अपू को भात खिला रही थी। फिल्म का एक सीन ऐसा था कि अपू की माँ, जिसका नाम सरोजया है, वह अपू को भात खिला रही थी, पके हुए चावल खिला रही थी। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा था। भूलो नाम का जो कुत्ता था वह दरवाजे के सामने आंगन पर बैठकर अपू का भात खाना देख रहा था कि अपू भात खा रहा है और वह कुत्ता उसे देख रहा था। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। और उसके हाथ में छोटे छोटे तीर कमान है और खाने में उसका पूरी तरह से ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है और वह तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है। वह अपनी माँ की ओर पीठ करके बैठा है और तीर कमान से खेलने के लिए वो उतावला हो रहा था। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में एक थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती। माँ उसके पीछे दौड़ती उसे खाना खिलाने को, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। लेकिन बच्चे की भाव मुद्रा देखकर वह समझ जाती कि बच्चा अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। भूलो नामक जो कुत्ता है वह खड़ा हो जाता है और उसका ध्यान सिर्फ सर्वजया, जो अपू की माँ थी, उसके हाथ में थाली थी, उसी थाली की ओर है। इसके बाद वाला शॉट हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। और इसके बाद में वह सीन दिखाना था कि जो अपू की माँ है, जो बचा हुआ जो भात है वह गमले में डाल जाती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वह भी खत्म हुए और उसी के साथ जो सत्यजीत राय के पास में पैसे थे वह भी समाप्त हो गए थे। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे किए, बोडाल नामक गांव में पहुंचे और अगला सीन वह चित्रित करने के लिए गए थे। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? वहां जाने पर पता चला कि भूलो नाम का जो कुत्ता था वह अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। खबर मिली कि गांव में उसी के जैसा दिखता मिलता जुलता एक और कुत्ता है। फिर कहा गया कि उसे पकड़ कर लाओ। सचमुच ये कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी, यानी उसकी पूंछ का जो किनारा था वह भी भूलो की दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। भूलो की जो पूंछ थी उसकी जैसे ही सफ़ेद था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। आखिर में जो अपू की माँ वह भात फेंकती है और वह भात उस कुत्ते ने खाया, दूसरा जो कुत्ता प्रयोग में लिया गया उसने खाया और इस तरह से उनकी शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम में लिया। जो लोग फिल्म देखते हैं उनमें से किसी को भी ये बात पता नहीं चलती या किसी को भी ये बात ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की जो भूमिका निभाने में 2 अलग अलग कुत्तों का प्रयोग किया।
और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, कुछ कुत्ते के विषय में ही नहीं, मनुष्य के विषय में भी पथेर पांचाली नामक शूटिंग हुई थी, उसमें इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। श्रीनिवास नामक जो मिठाई वाला था, उससे मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। बच्चे तो मिठाई नहीं खरीद सकते थे, इसलिए अपू और जो दुर्गा है वह मिठाई वाले के पीछे पीछे, गांव का एक व्यक्ति था मुखर्जी, जो कि अमीर आदमी था, उसके पास जाते हैं। वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। और वे बच्चे सोचते थे मुखर्जी तो जरूर मिठाई खरीदेंगे, और उसको मिठाई खरीदते देखकर ही अपू और दुर्गा को खुशी महसूस होती। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। इस सीन का कुछ दृश्य जो था उसका चित्रांकन करने के बाद में सत्यजीत रे की शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई थी, कुछ महीने के लिए रोकी गई थी। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया। और पैसे फिर से इकट्ठे होने के बाद जब लेखक उस गांव में शूटिंग के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की जो भूमिका कर रहे व्यक्ति थे, उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? पहले जैसा जो श्रीनिवास थे, उनसे मिलता जुलता दूसरा व्यक्ति अब कहाँ मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। आखिर में जो व्यक्ति उन्हें मिले थे, तो उसका चेहरा पहले वाले श्रीनिवासन से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन उनका शरीर उनकी जैसे मिलता हुआ था। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया, और उन्हीं पर बचे हुए जो दृश्य था उसका अंश, उसका भाग हमने फिल्मांकन किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर मतलब पहले वाले जो श्रीनिवास थे, वे बांसबंद नामक जो जगह है वहाँ से बाहर आते हैं, और अगले शॉट में 2 नंबर मतलब बाद में बनाए गए जो श्रीनिवास थे, वे कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के ध्यान में आई है, ऐसा मैंने नहीं सुना। लेखक कह रहे हैं कि पथेर पांचाली फिल्म कई लोगों ने अनेक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में लोगों को ये बात पता चली हो, ऐसा मैंने नहीं सुना है। विद्यार्थियों, संस्मरण के शेष अंश का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।